सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय चंद्रपुर, विषय राजनीति विज्ञान। एमए चतुर्थ सेमेस्टर का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक है स्थानीय स्वशासन में नौकरशाही। यूं तो स्थानीय स्वशासन का भारतीय संविधान में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में, और इसको गांधी जी ने अपरिहार्य बताया था। शायद इसी कारण उन्होंने 1909 में ग्राम स्वराज नामक पुस्तक का लेखन किया था, और इसको 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में 1993 में संविधान में डाला गया। इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र के संबंध में 74वां संविधान संशोधन, और वो भी 1993 में पारित किया गया था। स्थानीय स्वशासन को इस प्रकार से हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय। ग्रामीण निकाय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के तारतम्य में: ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। किंतु वेस्ट बंगाल में इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से छोटे राज्यों में इसको 2 भागों में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय को 3 भागों में विभाजित किया गया है: 5,000 से अधिक आबादी और 20,000 से कम नगर पंचायत, 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम नगर पालिका, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर नगर निगम। जहां तक नौकरशाही शब्द की बात है तो यह फ्रेंच शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेज का शासन। और नौकरशाही को भी हम स्थानीय स्वशासन के तारतम्य में 4 श्रेणी में बांट सकते हैं: 1 स्टेट लेवल, 2 जिला लेवल, 3 जनपद लेवल और 4 स्थानीय लेवल या ग्राम पंचायत लेवल। और यदि हम इसको व्यापक रूप से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव नौकरशाह की विशेष भूमिका में है। इसी प्रकार से पटवारी, सब इंजीनियर, ये सभी। और आज हम उन्हीं नौकरशाहों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो स्थानीय स्वशासन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यूं तो नौकरशाही शब्द से हम सोचते हैं तो पाते हैं कि तमाम सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी, अधिकारी सभी नौकरशाह कहलाते हैं। और नौकरशाही ने स्थानीय स्वशासन को निश्चित रूप से काफ़ी मदद पहुंचाई है, जैसे कि नीतियों के निर्माण में परामर्शदाता के रूप में भूमिका, नंबर 1। नंबर 2, नीतियों और निर्णयों का क्रियान्वयन करना। नंबर 3, विकास अभिकर्ता के रूप में। नंबर 4, जन सेवक की भूमिका। नंबर 5, हित स्पष्टीकरण व समूहीकरण। नंबर 6, नियमों की व्याख्या करना। नंबर 7, प्रतिद्वंद्वी हितों में समन्वय करना। नंबर 8, नियोजन। नंबर 9, विधेयकों का प्रारूप तैयार करना। नंबर 10, संवैधानिक आदर्शों का क्रियान्वयन। नंबर 11, लोक संपर्क व संचार का कार्य। हम यह पाते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई आवश्यक नहीं है कि वो शिक्षित हो, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। और जनप्रतिनिधि अस्थायी समय के लिए ही आते हैं, किंतु नौकरशाह स्थायी समय तक टिके रहते हैं, अर्थात लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वह जनप्रतिनिधियों को विचार विमर्श में मदद कर सकते हैं, नीतियों के निर्माण में परामर्श दे सकते हैं। और यदि जनप्रतिनिधि अशिक्षित है, अल्प शिक्षित हैं, ऐसी स्थिति में तो नौकरशाहों की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम इसको बहुधा पाते भी हैं। जब जनप्रतिनिधि कोई नीतियां बनाते हैं तो उन नीतियों को क्रियान्वित करने में यही नौकरशाह उल्लेखनीय भूमिका अदा करते हैं, और नीतियों के निर्माण में भी उनको परामर्श देते हैं। इसी प्रकार से विकास के कार्य में भी जनप्रतिनिधियों को यह मदद पहुंचाते हैं और विकास कार्य को अंजाम देते हैं। और आजकल तो ये एक नए रूप से जनसेवक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हम ऐसे कई IAS अफसर को जानते हैं जो नौकरशाह कम लगते हैं और जनता के सेवक ज़्यादा नजर आते हैं। निश्चित रूप से यह नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की अच्छी पहल है, जबकि अंग्रेजों के समय में नौकरशाही ऐसा नहीं था। इसी प्रकार से लोगों के हितों के समूहीकरण में भी
नौकरशाह विशेष योगदान देते हैं। और जब जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद हो जाता है या उनके बीच दो गुट बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में गुटों में समन्वय का कार्य भी करते हैं, योजनाओं का निर्माण भी करते हैं। जिला लेवल पर हम दिग्विजय सिंह के समय हम देखते हैं कि राज्य सरकार में पंचायत अवधारणा चल रही थी और जिला सरकार की अवधारणा विशेष रूप से सफल हो रही थी। उस समय विधेयकों का प्रारूप भी तैयार करते थे। इसी प्रकार से जो संवैधानिक आदर्श हैं उनको क्रियान्वित करने में भी ये काफ़ी सतर्क रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। और आज नौकरशाह की एक नई भूमिका हो गई है कि वो जनता से सीधे संपर्क करते हैं और जनता की समस्याओं को खुद सुनते हैं और इसके लिए जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। निश्चित रूप से यह एक अच्छी पहल है और स्थानीय स्वशासन इससे मजबूत हो रही है। और यदि हम इनकी बुराई को देखें तो इनकी बुराई भी कम नहीं है। नौकरशाहों में लाल फीताशाही होती है, वे शिक्षाचारिता को अपनाए हुए हैं। इसी प्रकार से उनमें अपव्यय की प्रवृत्ति होती है, वे तानाशाही रूप कभी कभी धारण कर लेते हैं और बहुत से काम को केवल कागजी कार्रवाई में निपटा देते हैं, व्यवहार में हमें दिखाई नहीं देता। और ये नौकरशाह अपने आप को सेवक के स्थान पर स्वामी समझ बैठते हैं। इसी प्रकार से बहुत से नौकरशाहों की शिकायत मिलती है कि वो भ्रष्टाचार में संलग्न पाए जाते हैं। किंतु यदि हम इनकी आलोचनाओं को दूर कर दें, किसी भी प्रकार से ऐसी कुछ मशीनरी कर दें, तो निश्चित रूप से नौकरशाही एक नई दिशा की ओर पहुंचेगी और स्थानीय स्वशासन को मजबूती देगी। मेरा कुछ सुझाव है स्थानीय स्वशासन के संबंध में कि नौकरशाहों के बगैर लोकतंत्र में प्रशासन संभव तो नहीं है, किंतु हम नौकरशाहों को ऐसी ट्रेनिंग दें, जैसे स्थानीय स्वशासन की बात है तो स्थानीय क्षेत्र का उनको संस्कृति का ज्ञान हो, स्थानीय क्षेत्र की बोली का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो और उनको गांव में रहने के लिए हम मजबूर करें और इस प्रकार से ट्रेनिंग दें कि वो गांव में रहने के लिए कालांतर में इच्छा व्यक्त करें। यदि ऐसा कर पाने में हम सफल हो जाते हैं तो वह स्थानीय समस्याओं से खुद जानकारी ले लेंगे और उन समस्याओं के निदान पे आगे बढ़ेंगे। और इस दृष्टि से हमारी जो नौकरशाही है वह सफल हो जाएगी। धन्यवाद।